जो मुलाजमत पेशा आदमी है, ख़ास तौर पे अगर वो ब्यूरोक्रेट है या फ़ौजी है या कोई और है, उसने मंडी में मार नहीं खाई होती। वी लॉस्ट अवर ट्रैक फर्स्ट बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन, और नेशनलाइजेशन में बड़े बड़े इदारे जो थे उसमें एक मीडियम लेवल का सिविल सर्वेंट जो था उसको एमडी बना के बिठा दिया। पीपल made friends with bureaucrats. So bureaucracy, defense forces and the large businesses, they sort of connive to get extraordinary benefits. हमने वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बनता देखा, फिर कोरिया बनता देखा, फिर चाइना बनता देखा, इन बिटवीन ताइवान बनता देखा। इन सब के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है, इट कंटिन्यूज ऑन दिस थिंग कि जी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होनी चाहिए, वी शुड मेक इन पाकिस्तान। ये जी होम इंडस्ट्री चलनी है। होम इंडस्ट्री कैसे चलनी है? पाकिस्तान में टैलेंट और हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वी आर नॉट पुटिंग क्रेडिट एट द राइट प्लेस। अगर आपने 22-23% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों से डिपॉजिट लेके बैंक में रखने और वो डिपॉजिट्स गवर्नमेंट ने अपने डिफिसिट फाइनेंसिंग के लिए कर देने यूज़, तो क्रेडिट जो आम आदमी को वर्किंग कैपिटल के लिए या अपनी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए वो चाहिए, वो किधर से पैसे लेके आए? अगर फॉर एग्जांपल देयर इज जस्ट लाइक एनी बिजनेसमैन, वो कहता है यार मैंने एक पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड गाड़ी का ब्रांड बनाना है, तो व्हाट डू यू थिंक आर द की कंपोनेंट्स एंड स्टेप्स ही नीड्स टू टेक, एंड व्हाट डज द गवर्नमेंट नीड टू डू टू असिस्ट दैट बिजनेसमैन? Assalamu alaikum everyone, my name is Abdullah bin Abbas and welcome to the Ek Pakistan podcast. Today we have with us Sir Imtiaz Rastgar. He's a tremendous personality. He has a very long background in metal casting and manufacturing, and he has been part of the Economic Development Board. And sir, it's an honor to have you here. तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है हमारा FQE का सेंटर विजिट करके? बड़ा मज़ा आया जी आपका, मैंने सारा देखा, और आपने जो वीडियोस की जो प्रोडक्शन की है और जिस लेवल की है, और यंगर माइंड्स के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं और उनके लिए लैंग्वेज को समझना, रिलीजन को समझना, फिर जो मॉन्टेसरी आपकी मैंने देखी है और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आपने बनाई हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आई मस्ट से कि बड़ा इमेजिनेटिव तरीके से आपने जो इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है, इट्स टेक्निकली वेरी करेक्ट एंड यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्पेस, माशाल्लाह। डेफिनेटली सर, एंड मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि मैं आपको यहाँ पे बुलाऊं। मैंने 3-4 महीने पहले से कहा था कि सर हमने पॉडकास्ट का अपना सेटअप सारा अच्छा सा करना है ताकि हम आपको इनवाइट करें। तो सर लेट्स जस्ट स्टार्ट विद योर अर्ली लाइफ, बिकॉज यू वर बॉर्न इन प्री पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट, और फिर आपकी फैमिली जो है माइग्रेट करके पाकिस्तान आई, तो you must have seen the early years of Pakistan. So please tell us a little bit about your life and overall Pakistan उस ज़माने में कैसा था, despite the challenges. What was the mood of the public? Was there a sense of optimism? What were some of the ways people used to? Because being a migrant in a new country, there must be creative and innovative ways where people address challenges. रोज़मर्रा के ख़वातीन, मर्द, औरत, बच्चे सारे किस तरह से काम करते थे? तो please tell us about that. जैसे कहते हैं ना, टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, आई वॉज बोर्न इन जलंधर। हमारा एक छोटा सा गांव था वहाँ पे, तहसील नकोदर में, जलंधर में, और वहाँ मेरी पैदाइश है। सो माय फादर वाज एम्प्लॉयड इन दिल्ली सेक्रेटेरिएट, एंड वन ऑफ हिज अंकल्स, जो मेरे ग्रैंडफादर के बड़े भाई थे, मौलवी अली मोहम्मद साहब, वो इस्लामिया हाई स्कूल जलंधर के प्रिंसिपल थे। सो ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एजुकेटिंग माय फादर एंड मैनी अदर बॉयज़ फ्रॉम माय फादर्स जनरेशन। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश थी, और मैं 1 साल चंद महीने की मेरी उम्र थी जब वी हैड टू सडनली लीव द विलेज एंड क्रॉस द बॉर्डर टू पाकिस्तान। तो हम लोग वो सर्वाइवर्स हैं जो कि वो सारी जो प्रॉब्लम वाली थी, तो मैं तो आई वॉज एन इन्फेंट, माँ की गोद में था मैं, लेकिन जिस चीज़ में से ये लोग सारे गुज़रे, तो हम लोग खुशकिस्मत थे कि हमारी फैमिली का कोई बंदा ज़ाया नहीं हुआ, और वी ऑल मैनेज टू कम अप टू लाहौर, और फिर उधर से
माय फादर वाज ब्रॉट डायरेक्टली टू रावलपिंडी, जीएचक्यू में थे। उनकी पोस्टिंग हुई दिल्ली सेक्रेटेरिएट से। सो ऑल माय लाइफ आई वाज इन रावलपिंडी। और पहले मुस्लिम हाई स्कूल जो कि बड़ी स्पार्टन कंडीशन में था, टाट होते थे और तख्तियाँ होती थी, उसे से स्टार्ट किया। देन मूव्ड ऑन टू सेंट मेरीज आफ्टर सम टाइम। फिर सेंट मेरीज में क्लास 7 तक पढ़ा। फिर देन आई वाज सिलेक्टेड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल सरगोदा। तो फिर मैंने सीनियर कैम्ब्रिज, जिसे आजकल ओ लेवल कहते हैं, वो वहाँ से किया। देन आई मूव्ड ऑन टू हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो वहाँ से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। तो जब बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे तो ज़हन में ख्याल आया कि टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस, क्योंकि माय फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आमदनी ज़्यादा नहीं थी। तो ख्याल था कि मैं कुछ अपने पैसे खुद कमाऊं। तो वो काम एक छोटा सा स्टार्ट किया अपने हॉस्टल के कमरे से। घर में एक पुराना टाइपराइटर था और एक लेटर हेड छपवाया, एक पीओ बॉक्स लिया, क्योंकि हॉस्टल का तो एड्रेस नहीं दिया जा सकता था, तो उससे कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट की। तो ईस्ट पाकिस्तान की एक कंपनी का सामान लेके लाहौर बेचना शुरू किया। तो बाय द टाइम आई एंडेड माय बीकॉम ऑनर्स का जब एग्ज़ाम दिया, तो उस वक्त तक मेरे पास एक सब्सटेंशियल अच्छा बैंक बैलेंस भी था। तो उसके बाद फिर मैंने कोई जॉब नहीं की। आई स्टार्टेड ए स्मॉल कंपनी अराउंड मेटल कास्टिंग। तो दैट वाज हाउ आई वाज ऑलवेज थिंकिंग। तो उसके बाद फिर ये रस्तगार इंजीनियरिंग कंपनी, which by the time I have retired from there, we are exporting to more than 70 countries दुनिया में होता है। और एक अनयूजुअल चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तानी पाकिस्तान में बना के पाकिस्तान में ही बेचना चाहते हैं और फिर कहते हैं चाइना से मुकाबला नहीं हो सकता। तो किसी वक्त फिर आपसे उस पर बात करेंगे। तो लेकिन कमिंग बैक टू द बिगिनिंग्स ऑफ पाकिस्तान, शुरू कैसे हुआ? जो जीटी रोड थी, वो आपकी इस वक्त के जो हाईवेज बने हुए हैं उसकी एक लेन से भी पतली थी और इस पे दोनों तरफ से ट्रैफिक आता था और छोटे छोटी पुलियाँ थी। और मेरे बचपन में जो बसेस थी वो पेट्रोल पे नहीं चलती थी, वो कोल गैस पे चलती थी। हाँ जी, तो पीछे कोयला डाला जाता था, उसके साथ जिसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, आप लोगों ने सिर्फ केमिस्ट्री की शायद किसी किताब में पढ़ा हो, उससे ये बसेस चलती थी। फिर डीजल आ गया उसके साथ, तो और वो हैंडल लगा के स्टार्ट करते थे बसेस। देयर वर नो सेल्फ स्टार्टर्स। तो ऐसे ही टेलीफोन्स नहीं होते थे। और पाकिस्तान में कफन के लिए भी कपड़ा पूरा नहीं था। तो एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल, जैसे आजकल वो किसी इतनाब ही नहीं आए, वो थी एक। उसके अलावा देयर वाज नो टेक्सटाइल प्लांट्स। सीमेंट की भी ऐसे 2-3 छोटी छोटी मिल्स थी जिनको कि आज को बंदा सोच ही नहीं सकता कि इतनी छोटी भी हो सकती है। तो वाह में थी एक लगी हुई, एक रोड़ी में लगी हुई थी, एक दालमिया थी डंडोत में। तो देयर वाज नो सीमेंट, देयर वाज नो कोल, देयर वाज नो शुगर, क्योंकि इंडिया ने बंद करके पाकिस्तान को पनिश करने के लिए कि ये अलहदा हुए हैं हमसे, इनको जल्दी इनको सबक सिखा देना चाहिए। तो उन्होंने कोयला, चीनी, कपड़ा, हर चीज़ यहाँ पाबंदी लगा दी करने पे। तो कोयला पाकिस्तान को पोलैंड से आता था, है दूर से। अच्छा, और कपड़ा था नहीं, तो कभी वो जापान से कपड़ा आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है। और उस वक्त का जापान ये था कि मेरी वालदा कहती थी कि जापानियों का कपड़ा नहीं लेना, इसका रंग कच्चा होता है। तो जापानियों ने भी एक ज़माने में इट वाज अ साइन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो वो हमारे सामने जापान चेंज हुआ। तो इस तरीके से देयर आर मैनी अदर थिंग्स। तख्तियों पे लिखना, स्लेट के ऊपर लिखना, है। तो उससे वो दैट वाज माय स्कूलिंग स्टार्ट से। खिलौने नहीं होते थे और बच्चों वाले साइकिल नहीं होते थे। तो जब तक एक मैं ख़ास हाइट का हुआ तो फिर मैं वो आम बड़े साइकिल में कैंची साइकिल चलाते, आजकल पता नहीं बच्चों को पता है या नहीं, नहीं पता तो होगा। वो कैंची साइकिल चला के हमने वो आगे पीछे जाते थे, क्योंकि छोटा साइकिल भी नहीं होता था। तो इस तरीके से
लाइफ वॉज वेरी स्पार्टन। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि द अदर साइड वॉज के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने इतनी तेज़ी से पाकिस्तान की अच्छी प्लानिंग की कि उन्होंने बहुत से काम वो जो थे ना बिटवीन 1947 एंड 1955, वो जो 7-8 साल के अंदर इतने इदारे बन गए, ऐसी अच्छी प्लानिंग हो गई, 5 ईयर की इकनॉमिक प्लान्स बन गई कि दैट इज़ सो अमेजिंग कि जब मैं वापस पीछे देखता हूँ कि थोड़े से टाइम में क्या कुछ हुआ। ये हसन अब्दाल जैसा कॉलेज, एयरफोर्स स्कूल सरगोदा जैसा कॉलेज, इट वाज ऑलरेडी फंक्शनिंग इन 1953। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड ये थी कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि आपके पास सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे इंडस्ट्रियल नोड्स बना दिए गए। जैसे मियाँ वाली के साथ ये झील पार्क मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, और ये जो था ये बनी, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, उसके अंदर बहुत से इंडस्ट्रियल नोड्स बने। अच्छा, मीर लायक अली साहब मरहूम वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद दक्कन। वो अपनी वो पोस्ट रिलिंक्विश करके पाकिस्तान आए टू हेल्प विद द इंडस्ट्रियल प्लानिंग। और उन्होंने सारे पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस थी इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज एंड सिख्स, और इस दोनों थे जो हिंदू थे वो शॉपकीपर्स थे, सिख्स वर द बिग ट्रेडर्स, बट दे वर नन ऑफ देम वाज ए मैन्युफैक्चर। जितनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो हमारे बॉर्डर के उस साइड पे थी, और मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट भी सारा उसी साइड पे था। और 17 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, लेकिन none of them was on this side of the border. So for the first time कायद आज़म ने कहा कि इधर पाकिस्तान में we should have this. तो ये फिर वार was developed as an industrial node, इधर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी। इसकी HR कैसे डेवलप हुई वो अलग एक स्टोरी है सारी की सारी, के हाउ सच ए बिग थिंग वाज मेड। लेकिन इसके अलावा बेशुमार और काम हुए उस टाइम में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान डॉक्टर कुरैशी ने लिखी, and by 1964-65 Pakistan was cited all over the world as an Asian tiger. तो जब तक ये 71 और ज़ैड भुट्टो वाला टाइम नहीं आया तो उस वक्त तक हमारे पास इंडस्ट्री इतनी थ्राइव कर रही थी, चीज़ें हो रही थी। फिर दो काम हुए, एक तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और उसके बाद नेशनलाइजेशन हो गई। तो उसके साथ बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ, और एक कल्चरल सेटबैक भी हुआ कि पीपल they started migrating from Pakistan और बहुत सी और चीज़ें। Sir, I would just like to expand a little bit on that कि आपने पाकिस्तान के जो अर्ली डेकेड्स हैं उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी है, और आई थिंक सब्सिक्वेंटली जितने भी रिजीम्स आए हैं वेदर मिलिट्री और सिविलियन, उस सब में भी आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनते और इम्प्लीमेंट होते हुए देखी है। So what do you feel like is the key difference between the early days and currently? What changed in terms of priorities, the people who were making these policies and how were they implemented, and overall the mindset that has shifted, and what do you think went wrong? ऐसे है कि जो अर्ली जो फाउंडिंग फादर जिनको आप कह सकते हैं ना, उनमें कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैंने मीर लायक अली का जिक्र किया। अच्छा, गुलाम फारूक साहब मरहूम, जो जब पाकिस्तान बना है तो ही वॉज चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवेज, वेरी लार्ज कैनवस, लेकिन ही हैड ए बिजनेस बैकग्राउंड। तो ये लोग जो थे ना दे वर एंटरप्रेन्योरल, और जो एंटरप्रेन्योर है ना उसका माइंड जो है ना ही कनेक्ट्स द डॉट्स इन ए डिफरेंट वे, और जो मुलाजमत पेशा आदमी है वो ही पुट्स डज इट इन ए डिफरेंट वे। अच्छा, और विद द रिज़ल्ट के जो मुलाजमत पेशा आदमी है, ख़ास तौर पे अगर वो ब्यूरोक्रेट है या फ़ौजी है या कोई और है, उसने मंडी में मार नहीं खाई होती। ही हैज़ नेवर सोल्ड, छोटी मोटी भी चीज़ कभी बेच के नहीं देखी उसने, है जी। एंड ही कैन नॉट थिंक लॉन्ग एंटरप्रेन्योरल टर्म्स। विद द रिज़ल्ट के वो जो पहली जो फाउंडिंग थी ना वो एक और माइंड के लोग थे। उन्होंने PIDC बनाई, दे बिल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए मॉडर्न इकोनॉमी। क्रेडिट के लिए उन्होंने जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, पिकेक बनाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनाई। ये वो सारे इदारे थे जो कि हर पॉकेट के बिजनेसमैन को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे।
अच्छा, वो उनके जाने के बाद और पीपल्स पार्टी की फर्स्ट टर्म आने के बाद जब वो इदारे सारे ख़राब हो गए क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लैंडिंग स्टार्ट कर दी उनको, पॉलिटिशियंस को लोन देने शुरू कर दिए, ये फिर लोगों दे का वेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूट, कहा ये ख़राब हो गए। एक्चुअली उन इदारों का कसूर नहीं था, उनको ख़राब बाकायदा किया गया विद रिज़ल्ट के वो फिर एक टर्म है, नॉट वेरी नाइस टू टॉक, लेकिन उसको कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही इज एन एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट हु थिंक्स ही कैन रन द गवर्नमेंट। तो उसके बाद की जितना काम है ना वो नौकरशाही ने किया, तो दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस टर्म्स। वो स्टेट मोनोपोलीज के बेसिस पे काम कर सकते हैं, लाइसेंसिंग पे कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो चोक बिजनेसेस, तो वो सारे काम कर सकते हैं और कुछ उनमें कहीं कहीं को अच्छा काम भी हो जाता है। लेकिन यह है कि वी लॉस्ट अवर ट्रैक फर्स्ट बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन, और नेशनलाइजेशन में बड़े बड़े इदारे जो थे उसमें एक मीडियम लेवल का सिविल सर्वेंट जो था उसको एमडी बना के बिठा दिया। अब उसने छोटी मोटी भी कोई इदारा बिजनेस का चला के नहीं देखा। एक्सपीरियंस ही नहीं तो है। उसका तो मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बाय सेइंग कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये फलाना या इसके ये इतने पर्क्स हैं इतनी सैलरी है, इट्स नॉट दैट। द द मैन एट द टॉप हैज़ टू थिंक लॉन्ग एंटरप्रेन्योरल लाइंस के इसको आगे लेके क्या जाना है। ही इज़ द लीडर जिसको आगे लेके जाना है। तो वो लीडर्स तो 100% केसेस में नेशनल इंडस्ट्री में नहीं आई। बीको जैसा इदारा जो था उसमें सीएम लतीफ़ जैसे एक टावरिंग पर्सनैलिटी को निकाला और उसकी जगह एक लेफ्टिनेंट कर्नल, वेरी पायस, आई न्यू द जेंटलमैन, वेरी गुड पर्सन, लेकिन ही वॉज नॉट इक्वल टू दैट टास्क। तो फ्रॉम 1% टू अदर वो जब जैसे होता गया करते करते बीको डज नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर। जब वो थी तो वी वर एक्सपोर्टिंग मशीन टूल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना केम टू अस फॉर बाइंग मशीन टूल्स फॉर देयर फर्स्ट मशीन टूल फैक्ट्री। वी हेल्प देम टू एस्टेब्लिश दैट। वी हेल्प चाइना। है जी, हमने चाइना को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वो तो अलग ही एक स्टोरी है जो कि आई डोंट नो हाउ मच शुड बी डिस्कस्ड और नॉट। लेकिन ये है कि चाइना के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें हमारी तो बहुत इनपुट्स हैं, एरोस्पेस से लेके न्यूक्लियर से लेके वी हैव डन मैनी थिंग्स फॉर देम। तो इसलिए वो जो था ना मशीन टूल्स हमने वो यहाँ से लेके गए, लेकिन उन मशीन टूल्स के साथ जब उन्होंने मशीन टूल बनाने शुरू किए तो मिस्टर जेडे भुट्टो ने बी को नेशनलाइज कर दी, ख़त्म कर दी, और फिर चाइना ने हमें एक गिफ्ट दिया इन द शेप ऑफ हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। और जो लोग यहाँ आए थे उन्होंने कहा है ये मशीन टूल्स हमने उन मशीनों पे बनाए हैं जो हम बीको से लेके गए थे। यू सी, सो दैट इज हिस्ट्री। तो आफ्टर दैट regime subsequent काफ़ी गवर्नमेंट्स आई हैं एंड बीइंग अ पॉलिसी स्टूडेंट आई एम अ बिट क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स भी हैं दैट आर बिट मोर नोटोरियस इन टर्म्स कि अच्छा यार ये इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, समटाइम्स मे बी एट द डेट्रीमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक, कि अच्छा यार उनको टैक्स ब्रेक्स दे दिए हैं, उनको मतलब बिजली सस्ती दे दी है, ये और वो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं। आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर इकोनॉमिक डिबेट देख लें पाकिस्तान की, उसमें ये डिस्कशन होती रहती है। एंड साथ साथ ये भी है कि वी हैव लाइक जितने भी बड़े बिजनेस मैन हैं दे हैव दैट रेंट सीकिंग मैंटालिटी, और उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि सब्सिक्वेंट जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने व्हाट डिड दे डू रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, and what do you think should be done alternatively? So that's very interesting। और सवाल आपका जो है ऐसे है कि आपने खुद ही लफ्ज़ रेंट सीकिंग का बात कर दी। बात यह है कि वैसे तो जेडे भुट्टो से पहले भी जो बिजनेसमैन थे दे वर मेकिंग मनी, और बट वो जो पैसा था ना वो पाकिस्तान में एक ग्रोथ के अंदर लगा हुआ था। नो डाउट दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट दे वर नॉट फ्राइटेंड ऑफ इन्वेस्टिंग मोर इनटू पाकिस्तान। विद द रिजल्ट के इंडस्ट्रियल ग्रुप सैगल्स थे, सैगल ग्रू फ्रॉम वन स्मॉल फैक्ट्री टू 13 मेजर कंपनीज है जी। ऐसे ही वलीकाज और दूसरे तीसरे हाइसंस, कई बड़े उस वक्त के बड़े बड़े नाम थे। अच्छा, और इनके मतलब कहा जाता है कि दे आर रिपिंग ऑफ द पब्लिक। नेशनलाइजेशन के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आई ना वो थी
माइंड सेट में। हम्म, भुट्टो ने नारा लगाया था कि जो बंदा जहाँ बैठा जिस कारखाने में वो पार्ट उसका होगा, विच ही कुड नॉट डिलीवर। लेकिन ये कि पब्लिक माइंड जो था ना, फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक माइंड ख़राब हुआ, डिसिप्लिन वेंट आउट ऑफ द विंडो। यूनियन जो थे ना, जो कि कंट्रोल्ड एक यूनियनिज्म होना चाहिए था, वो या तो सिरे से नहीं था, जब हुआ तो वो फिर इतना ज़बरदस्त हुआ कि इट फिनिश्ड ऑफ द डिसिप्लिन। जो उस वक्त का जो बड़ा बिजनेसमैन था, ही लेफ्ट पाकिस्तान। तो एक तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हुई और सारा कुछ हुआ। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद वी हैव नेवर fully एवर ग्रोन recovered. टू दैट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल बिजनेस में जो लोग आए, उनकी जो होराइजन थी, इट वाज ए 3 ईयर होराइजन कि वी दे मस्ट गेट देयर कैपिटल बैक विद इन 3 ईयर्स। वो तभी हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको कोई ऐसी बेनिफिट्स दे दे। तो वो ऐसी बेनिफिट्स के लिए फिर, जैसे आप क्रोनियज्म कहते हैं, पीपल मेड फ्रेंड्स विद ब्यूरोक्रेट्स, है जी। सो ब्यूरोक्रेसी, डिफेंस फोर्सेस एंड द लार्ज बिजनेसेस जो इनकी उसके आपस बाद जो में इमर्ज हुई, सही दे सॉर्ट ऑफ कनाइव टू गेट एक्स्ट्रॉर्डनरी बेनिफिट्स। वो जो लफ्ज़ आपने रेंटियर खुद ही इस्तेमाल किया, सो एक रेंटियर क्लास ऑफ बिजनेसमैन केम इनटू डेवलपमेंट। अच्छा, एंड ए लॉट ऑफ इट, जिसको कभी आप एफडीआई का नाम देते हैं, कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं सारा, लेकिन ए लॉट ऑफ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस। और उसका नतीजा क्या है कि जब एक रेंटियर इज सीकिंग दिस थिंग, तो ही इज़ हाउ ही इज़ मेकिंग मनी, ही इज़ सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब वो प्रोटेक्शन लेता है कि जी ये तो जब तक आप इतनी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स पे इतनी नहीं बढ़ाएंगे तो ये मेरा प्रोडक्ट तो इधर नहीं बिकेगा। ही इज़ ओनली सीकिंग पाकिस्तान एज ए मार्केट। अच्छा, कंपेटिटिव हम इसलिए नहीं होते कि हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है पाकिस्तान में। अच्छा, और हम वो प्रोटेक्शन और इंडस्ट्री के नाम पे जी गरीब आदमी इसका ये जी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। दे ट्राई टू थ्रेटन द गवर्नमेंट विद द रिजल्ट के दे वॉक अवे विद मोर बेनिफिट्स। इसके अगेंस्ट हमने वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बनता देखा, फिर कोरिया बनता देखा, फिर चाइना बनता देखा, इन बिटवीन ताइवान बनता देखा। इन सब के अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि दे लुक्ड एट द वर्ल्ड मार्केट एंड दे लुक्ड एट वर्ल्ड वॉल्यूम्स, कि ग्लोबल ट्रेड इतनी है, हमारा उसमें छोटा सा एक हिस्सा बन सकता है। उन्होंने जो चीज़ भी बनाया वो ग्लोबल वॉल्यूम से बनाई। और अभी भी जो हमारा पुराना जो था ब्यूरोक्रेट, वो उसकी, जैसे मैंने कहा ना कि नौकरशाही चला रही थी पाकिस्तान को, तो वो कहते थे फॉरेन एक्सचेंज सेविंग करनी है। अच्छा, उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते थे? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। व्हेन यू आर सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स, जो एक्सपोर्टर है वो तो 70-80-100 मुल्कों में से आपका एक मुल्क है उसको बेच रहा है, तो उसका तो कैनवस बहुत बड़ा है। अच्छा, आप अपने मुल्क की छोटी वॉल्यूम के लिए यू वांट टू मेक दैट इन पाकिस्तान, ताकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए, टू दैट स्मॉल वॉल्यूम यू कैन नॉट बी कम्पेटिटिव विद देम। ना क्वालिटी में compete कर सकते हैं, ना प्राइस में compete कर सकते हैं, ना डिलीवरीज और बाकी चीज़ों में। तो जो आपको एडवांटेजेस होनी है वॉल्यूम के, वो तो आपको हो ही नहीं सकते। अच्छा, वो दिन और आज का दिन, हमारी जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है, इट कंटिन्यूज ऑन दिस थिंग कि जी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होनी चाहिए, वी शुड मेक इन पाकिस्तान। ये जी होम इंडस्ट्री चलनी है। होम इंडस्ट्री कैसे चलनी है? बाई प्रोटेक्टिंग किस लिए? ताकि जो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो चले ऑन, लेट्स इवन इफ द क्वालिटी इज इक्वल एट हायर प्राइसेस, हु इज पेइंग दैट हायर प्राइस? द पब्लिक और द कंज्यूमर और द कस्टमर, द लोकल सिटीजन, वो पे कर रहा है उसकी जो अनकम्पेटिटिवनेस है। वाई ही हैज मेड टू, वो टैक्स भी पे कर रहा है, उसकी स्कूलिंग भी ठीक नहीं है। अगर आप सरकारी किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो आम शहरी को तो आप दे भी कुछ नहीं रहे। तो विद रिजल्ट कि उसको दिया कुछ नहीं है, उससे ये जो
बिजनेसमैन इस किस्म का है, उसको भी आप कर रहे हैं, वैसे भी आप उसको पब्लिक को लीच करने लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा ना, दिस माइंडसेट हैज़ टू चेंज। यू नीड समबॉडी stronger in the center at the helm of affairs of the country who has the guts to say कि नहीं, ये प्रोटेक्शन भी ठीक नहीं है। आज जिस इंडस्ट्री को हम फंड करेंगे, वी मस्ट फंड हिम, वी मस्ट गिव क्रेडिट, अवेलेबिलिटी, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी करें उसके लिए एट द राइट प्राइसेस और एट द राइट क्रेडिट टर्म्स। But then he should be able to, whatever he is producing, he should be able to produce it for the world market. तो वर्ल्ड मार्केट लिए करेंगे तो आपके घर के अंदर भी वो सारा चीज़ आएगी। सो देयर इज नीडेड ए सी चेंज इन थिंकिंग। और नौकरशाही के लिए ये एक खासा मुश्किल काम है कि टू गेट इनटू दैट माइंडसेट। और क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट और हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वी आर नॉट पुटिंग क्रेडिट एट द राइट प्लेस। क्रेडिट मीन्स कि अगर आपने 22-23% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों से डिपॉजिट लेके बैंक में रखने, और वो डिपॉजिट्स गवर्नमेंट ने अपने डिफिसिट फाइनेंसिंग के लिए कर देने यूज़ है जी। तो क्रेडिट जो आम आदमी को वर्किंग कैपिटल के लिए या अपनी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए वो चाहिए, वो किधर से पैसे लेके आए? इस पे तो कोई बिजनेस नहीं चल सकती। तो इस किस्म के ये हालात हैं। इट नीड सम वेरी सीरियस सर्जरी टू गेट आउट ऑफ दिस। जी। अच्छा सर, यू वर ऑल्सो लीडिंग द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, तो उसके अंदर यू वर्कड अ लॉट ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विद इन पाकिस्तान, जिसमें आई थिंक आपने ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था जी। तो उसमें व्हाट डिड यू डू एग्जैक्टली, हाउ डिड यू रिवोल्यूशनाइज द मार्केट एंड व्हाट वर द ग्रास रूट लेवल स्टेप्स यू टुक, और उससे फिर क्या चेंजेस आए दैट एक्चुअली हैड अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट? हाँ, एक्चुअली जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट बिकेम ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री somehow found it very convenient to ride on the EDB or steer its policies, and mostly this was led by the big three Japanese companies working here. तो वहाँ पे जो उनको प्रोटेक्शंस और चाहिए इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो दे वर एंजॉइंग ए लॉट ऑफ दिस थिंग। और जो काउंटर पार्ट बिजनेसमैन थे, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस थिंग, और जो उनकी वेंडर इंडस्ट्री और सारा, तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मोटरसाइकिल वाज वन एलिमेंट, जो कि 70,000 to 90,000 का एक मोटर बाइक बिक रहा था। देयर वर ओनली 4 मोटरसाइकिल प्रोड्यूसर्स। लाइसेंसेस तो 7 के पास थे, लेकिन ऑपरेटिव यूनिट्स वर 4। और ऐसे लगता है कि द 4 ऑफ देम दे हैड एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देमसेल्व्स। तो मोटरसाइकिल वाज प्राइस्ड एट 70 to 90,000। यही 70 to 90 सीसी वाले मोटर बाइक होते थे। तो मैंने ये किया कि लाइसेंसिंग खोल दी। पीपल वर एबल टू इम्पोर्ट, दे हैड द पॉसिबिलिटी टू इम्पोर्ट पार्ट्स फ्रॉम चाइना एंड असेंबल मोटर बाइक्स। तो नॉर्मली अब तक ये सारे पार्ट आ रही थी जापान से, जैसे होंडा है या सुजुकी है, यामा है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे कहते हैं ना, आई जस्ट लेट लूज द इट्स मार्केट फोर्सेस को काम करने, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, कि आप मार्केट फोर्सेस को छोड़ दें, लेट देम प्ले विद ईच अदर। तो हमने एक पॉलिसी बना दी कि असेंबली लाइन ऐसी होगी, पेंट शॉप ऐसी होगी, टेस्ट बेड ऐसा होगा, ताकि सर्टेन बेसिक क्वालिटी इज एश्योर्ड। और जो इसके पास भी ये होगा, ही कैन कम एंड टेक ए लाइसेंस फ्रॉम अस। तो फ्रॉम 4 लाइसेंसेस वी एडेड 72 मोर लाइसेंसेस दे दिए लोगों को। अच्छा, एंड मेड इट इजी टू गेट ए लाइसेंस। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 4.5 लाख मोटरसाइकिल बन रहा था पाकिस्तान में एट दोज प्राइसेस। तो जिस वक्त हमने ये
लाइसेंसेस दे दिए, पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग। इन द नेक्स्ट 2 years 2.2 मिलियन 22 लाख मोटर बाइक प्रोडक्शन वेंट 4.5 से 22 लाख पे गई, और प्राइसेस जो थी वो उस वहाँ से 90 to 70,000 से ड्रॉप करके 28,000 पे आ गए। तो गरीब आदमी जो था उसको मोटर बाइक मिल गई, और व्हेन ही बिकेम मोर, जैसे कहते हैं ना, मोबाइल हुआ, तो 2-3 काम और अच्छे हो गए। सड़कें, इसी टाइम में सड़कें इम्प्रूव हुई, इसी टाइम में सेल फोन, नवाज शरीफ की जो पहली गवर्नमेंट थी, इसका सबसे बड़ा कारनामा मैं समझता हूँ कि इसने सड़कें ठीक की, और इसने सेल फोन जो था ना, दे इंट्रोड्यूस सेल फोन्स। अच्छा, सेल फोन और मोटरसाइकिल एंड ए गुड रोड, इसने जो आम आदमी था जो कि बाइसिकल पे कहीं जा नहीं सकता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है नहीं, कम्युनिकेट भी नहीं कर ना रेलवेज अच्छी चल रही है, ना कुछ और चल रहा है, तो जो एक गांव में बंदा बैठा है और शहर में उसने काम करने जाना है, तो उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, तो सडनली ये हुआ कि वो बंदा मोबाइल भी हो गया और उसके पास मोबाइल फ़ोन भी आ गया, एंड ही हैड रीजनेबल रोड जिसके ऊपर वो अपने काम पे जा सकता है। तो अब आप अगर मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, यहाँ पे आप किसी भी बड़े शहर को जब ऑब्ज़र्व करेंगे, तो अब आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसे लोगों की नज़र आएगी जो कि रहते अपने घर में, गांव में है, दिन के वक्त तो अपने शहर में काम करने आते हैं, वापस अपने बाल बच्चे के पास वापस चले जाते हैं। सो उनकी जो खर्चा है शहरदारी का, वो भी बच गया, और दे आर हैप्पी इन देयर होम, दे आर लिविंग विद देयर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन। तो काफ़ी सारे काम हुए, तो उसका अल्लाह का फजल है कि ईडीबी में इट इज़ एक्चुअली नॉट अबाउट इंजीनियरिंग, इट इज़ अबाउट सेक्टर डेवलपमेंट। आप एक सेक्टर डेवलपमेंट के बटन्स देखते हैं कि इस सेक्टर के डेवलपमेंट के बटन्स क्या हैं, तो वो मैंने कोशिश की, जिनिंग सेक्टर में भी एक नई किस्म की सस्ती जिन बनवाई, ऑल मेड इन पाकिस्तान, इंजीनियर्ड इन पाकिस्तान, है जी, ताकि जो हमारी कॉटन की जो क्रॉप है वो, उसका स्टेपल भी, कॉटन का स्टेपल नॉर्मली जिनिंग में ज़ाया हो जाता है, तो उसके लिए आई क्रिएटेड न्यू दिस थिंग, एंड दीज वर डन विदाउट एनी फैंसी रिसोर्सेज, क्योंकि आई कुड अप्लाई माई माइंड, आई कुड यूज़ द लोकल resources and guide them to produce a machine like that. तो इस तरीके से ना काफ़ी चीज़ें थीं जिनको, अच्छा, द अदर थिंग विच वी डिड वाज के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्शन। जैसे एनर्जी मीटर की इंडस्ट्री है, इसको 30 साल हो गए थे हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ताकि जी ये चलती रह जाए, उससे सस्ता मीटर बाहर से आ सकता है, इसको प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड मार्केट जो है वो पाकिस्तान मार्केट से 70, 80, 100 टाइम्स बड़ी है, लेकिन हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है, क्योंकि हमने उसको इतना इजी कर दिया यहाँ पे, ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सपोर्ट, राइट। तो व्हाट वी डिड ड्यूरिंग दैट टाइम वाज कि हमने जो अपनी लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, इसको एक्सपोज किया टू यूरोप, कि आपके पास स्विच गियर बन रहा है, आपके पास ट्रांसफार्मर्स बन रहे हैं, बिजली का काफ़ी सामान बनता है, गैस का काफ़ी सामान बनता है, हाउस होल्ड गुड्स काफ़ी बनती हैं, लेकिन हम वो पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। जब आपको प्रोसेस आ गया है एंड यू पिच योर सेल्फ टू ए वर्ल्ड वॉल्यूम, तो आपकी तो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। तो 3 साल मैंने ये भी काम किया कि आई ट्रेंड पाकिस्तानी कंपनीज, फर्स्ट सिलेक्टेड दैम, देन आई ट्रेंड दैम, देन टुक दैम एट गवर्नमेंट कॉस्ट टू हैनोवर, वहाँ फिर हमने उनको दिखाया, और सम ऑफ देम वर, आई वुड से फॉर्चुनेट कि उनको बात समझ आ गई एंड दे कन्वर्टेड टू एक्सपोर्ट्स, एंड सम वर नॉट सो फॉर्चुनेट कि एक्चुअली जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट बजाते खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बल्कि बाय द वे, क्योंकि अब ये माइंड सेट की बात आ गई है, तो मैं आपको ये बताऊँ, मैंने पिछले दिनों एक किताब लिखी है, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड विद ए ग्लोबल माइंड सेट। ये जो ग्लोबल माइंड सेट है ना, ये सारी कौमें जो हमसे आगे गई हैं, ताइवान वाला छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो सारा एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी रिसोर्सेज हैं, और हम वी इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा वी हैव ए डिफरेंट माइंड सेट, और उसमें गवर्नमेंट का जितना कसूर है उससे ज़्यादा हमारे बिजनेसमैन का कसूर है। ही इज़ नॉट थिंकिंग, ही इज़ नॉट लुकिंग एट द वर्ल्ड। तो
ख्वाह आप इस्लाम के फैलने की बात करें या बिजनेस के फैलने के, जो मुसलमान थे ये ट्रेडर्स थे, इस्लाम भी ऐसे ही फैला है। लेकिन इस वक्त वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ दिस थिंग, और हम वी आर ओनली इम्पोर्टर्स। और जो बंदा भी बड़ा है ना, वो कहते हैं वो इम्पोर्ट के ऊपर बड़ा है, या जो अच्छे कपड़े पहन के बैठा है या कुछ भी कर रहा है, इम्पोर्टेड। कुत्ते की खुराक भी बाहर से आ रही है। तो इसलिए ना वी हैव बिकम एन, अच्छा उसकी वजह से यू आर आउट ऑफ डॉलर्स। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे होते तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी थी कि आप यू आर इवन बेगिंग फॉर योर सैलरीज। अब ये आई थिंक इसराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर थोड़ा सा बॉयकॉट करना शुरू किया है लोगों ने, तो दे स्टार्टेड गेनिंग अ लिटिल बिट इनसाइट इनटू के जो लोकल मार्केट और प्रोडक्ट्स हैं that are alternatives, in many cases very good alternatives to imported products, जी, people are resorting to लेकिन that. ये जो है ना, ये रिएक्टिव इकोनॉमिक्स है। लॉन्ग टर्म नहीं है एक्चुअली ना यू ये। हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू Yes. सीक। देखो जी, बात ये है कि मैं ये लेट्स से एक क्लिप है, हम्म, ये लेट्स से दिस इज अ फ्लैग। हम्म, अब इसको, इस किस्म की चीज़ की वर्ल्ड मार्केट क्या है, इट मस्ट बी इन मैनी मैनी बिलियंस। हम्म, तो मैं अगर ये चाइना से मंगवा रहा हूँ यहाँ लगाने के लिए, है जी, तो ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वाई हम डोंट खुद आई क्यों नहीं पुट बना इट एंड सकते? मेक इट फॉर द वर्ल्ड मार्केट। यू सी, वेदर इट्स योर फर्नीचर, आप किसी चीज़ को उठा लें तो देर इज ए वर्ल्ड मार्केट फॉर एवरीथिंग। हम्म, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू गो आउट विद दिस थिंग, अपनी कंफर्ट जोन के अंदर है। और कंफर्ट जोन किस लिए मिली है कि ये सारी जो प्रोटेक्शन है इसकी वजह से, एंड सरकारी माइंडसेट। यू सी, बिकॉज द सैलरीड क्लास इज ट्राइंग टू रन दिस कंट्री। उन्होंने मंडी में कभी खड़े होकर कुछ छोटी मोटी चीज़ भी बेच के देखी नहीं है। उसका नतीजा ये है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यू डोंट हैव सच पीपल इन द फोर फ्रंट के जो कि चीज़ गाइड कर सके, है। तो अनफॉर्चुनेटली वो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सर आपने माइंडसेट की बात की है, तो आई फील लाइक दैट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट नॉट जस्ट नाउ बट इन द लॉन्ग टर्म वी टेक द राइट स्टेप्स। फॉर दैट व्हाट डू यू थिंक इज नेसेसरी, लाइक फ्रॉम प्रेजेंट डे ऑनवर्ड्स, cultivating the right mindset in, I don't know if it's too late for the current generation या फिर like जो आगे coming generations हैं उसके लिए हम कुछ कर सकें। What do you think is required जो हम कर सकते हैं? And at the same time I think आपने कुछ education वगैरह में भी शायद initiatives लिए हैं, तो what are you doing to make sure that the coming generations या अगले साल जो हैं उसके अंदर we have a better picture of Pakistan? देखिए जी, बात यह है कि ये बाकी जो है ना, जो थ्योरीज वगैरह है ना, थ्योरीज आर क्वाइट वेल अटेंडेड ना। आपके पास MBA की पढ़ाते हैं, लेकिन MBA वाला एक्सपोर्ट नहीं पढ़ाता, एक्सपोर्टिंग स्किल नहीं पढ़ाता, है जी। अच्छा, उसमें से एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैं सामने देख रहा हूँ, आप लेडीज़ का जिस वक्त देखते हैं लिंक्डइन के ऊपर, 80% ऑफ देम आर HR प्रोफेशनल्स। पता नहीं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं जिसको देखता हूँ शी इज़ एन HR प्रोफेशनल, वेरी वेल एजुकेटेड लेडीज HR। अच्छा, वाई डू वी नॉट हैव लेडीज इन द एक्सपोर्ट प्रोफेशन? पाकिस्तान में एक्सपोर्टिंग स्किल्स पढ़ाई ही नहीं जा रही। मैं जब यूनिवर्सिटी से पूछता हूँ तो कहते हैं जी हम पढ़ाते हैं। तो जब वो पूछता हूँ कि क्या पढ़ाते हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाते हैं एज ए थ्योरी। उनका जो ग्रेजुएट है, या आई वुड से इवन उनका जो प्रोफेसर है, he does not know how to establish a letter of credit. उसको नहीं पता कि इनको टर्म्स क्या चीज़ होती हैं, है जी। क्रॉस बॉर्डर की अगर आपकी डिस्प्यूट हो गई तो उसका रेजोल्यूशन कैसे करना है, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जो हैं उसकी जो डिटेल्स हैं। somebody may have a PhD in logistics, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी पोर्ट और सिस्टम कैसे चल रहा है। एक्सपीरियंस You see? अच्छा, पैकिंग के आपके जो कंप्लायंसेस हैं, पैकिंग EU के, यूरोपियन यूनियन को जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके पैकिंग के कंप्लायंसेस क्या हैं, अमेरिका के कंप्लायंसेस क्या है जी, शिपिंग के रूल्स कैसे हैं, शिपिंग के जो प्राइसिंग है वो फ्लक्चुएट्स कैसे कर रही हैं। देयर इज़ नोबडी अटेंडिंग टू दिस, है जी। मतलब कि वी हैव फैंसी डिग्रीज, लेकिन वो नन ऑफ दोज फैंसी डिग्रीज इज अटेंडिंग टू दिस। तो अच्छा, दैट इज़ वन साइड ऑफ इट, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा वो रिसोर्स ही मिसिंग है। ताइवान में they have an army of women जो कि एक्सपोर्ट प्रोफेशनल्स हैं। सेम इज़ विद जापान, सेम इज़ नाउ विद चाइना, है जी।
तो हमारे तो ये खाता ही खाली है, एकेडमिया जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड, है जी, उसका तो मंडी के साथ कनेक्शन ही नहीं है इस मामले में, है जी। अगर आप किसी लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट को सो कॉल्ड को कहेंगे ना, तो उसको नहीं पता कि आपके ट्रक के अड्डे कैसे चल रहे हैं, उसके पास PID ज़रूर होगी, यू सी, ही इज़ नॉट कनेक्टेड विद द मार्केट। तो इसलिए ना देर आर सर्टन बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर मिसिंग। सिमिलरली एक लिप सर्विस होती है कि जी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक बनना है, एग्जिम बैंक होता है, हर मुल्क का होता है कि हु सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स, और उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल है दैट हैज़ बीन मिसिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अभी भी पिछले दिनों एक कोई ख़बर आई थी कि वो स्टार्ट होने लगा, वल्लाह आलम क्या हुआ उसका। तो सिमिलरली जो क्रेडिट है, if you have to be a world player then you need to have a certain type of capacity। जिन मुल्कों ने किया है उन्होंने अपना एक चंद प्रोडक्ट्स ऐसे चूज़ करते हैं जिसके अंदर दे हैव ए competitive एडवांटेज। मसलन चलें आप कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन ना बना के बेचें, टमाटर की तो चटनी तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है जी। हाउ इज़ इट कि हाइंस इज़ एबल टू सेंड इट्स केचप जिसमें खून भी मिला हुआ है, रंग भी मिला हुआ है, कई कुछ है, लेकिन यह है कि हमारा जो सोफिस्टिकेटेड बंदा जब वो जाता है तो कहता है पास मी द हाइंस, है अच्छा, तो उसको वो कभी उसका लेबल भी नहीं पढ़ता कि ये मेरे लिए फिट नहीं है। हाइंस इधर आ जाता है, हम असली वाले टमाटर की चटनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यार, सॉस नहीं कर सकते, इधर इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। आप दुनिया को मामलेट एक्सपोर्ट कर लें, बिस्किट एक्सपोर्ट कर लें, आपका अपना रॉ मटेरियल है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कम्पेटिटिवनेस ओनली, इट्स अबाउट मार्केटिंग एक्यूमेन। ब्रांड ही नहीं आपने बनाया, यू डोंट हैव ए ब्रांड। और किसी का खुदा न खास्ता ब्रांड आप ले लें, आप कहें जी मैं मैकविटीज़ का सिगरेट, तो वो मैकविटी का ब्रांड आपका ब्रांड नहीं है, यू सी। तो दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि हमारी जो कार इंडस्ट्री है, इसने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया कि ऐसे लगता है जो फाउंडिंग फादर्स थे ना पाकिस्तानी, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, उन्होंने शायद हिस्ट्री कार इंडस्ट्री की पढ़ी हुई नहीं थी। ये बड़ी रीसेंट हिस्ट्री क्या है कि टोयोटा ने जब गाड़ी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाई तो हाउ डिड दे गो अबाउट इट। टोयोटा को तो प्रॉपर ब्रेक भी बनानी नहीं आती थी। दे वर ए टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर, वीविंग मशीनरी, टोयोटा। When they decided to go into this, उन्होंने क्या किया, छोटी मोटी गाड़ियाँ बनाई विच आर उनके उधर म्यूजियम में पड़ी हैं जापान में, नॉट वर्थ मैंशनिंग एट दिस टाइम। उन्होंने क्या किया कि दे वेंट टू जनरल मोटर्स यूरोप। जनरल मोटर यूरोप का नाम क्या है, ओपल। ओपल की एक गाड़ी है कैडेट, उनकी सबसे छोटी जो कॉम्पैक्ट गाड़ी, उसको वो कैडेट के नाम से बिकती थी, पता नहीं अब चेंज हो गया हो। टोयोटा ने उनसे कहा गया वील बाई फ्रॉम यू सो मैनी 100,000 पावर ट्रेन्स, तो इसकी शीट मेटल की आप हमें ड्राइंग दिलवा, वी विल डू इट। सो टोयोटा मेड द नॉट द फर्स्ट कार, बट टोयोटा मेड इट्स लोगो बिफोर दे मेड द कार। सो द वॉट एवर कार केम आउट वॉज ए जर्मन कार बट विद ए जापानीज लोगो। तो टोयोटा ऐसे बना। उसके बाद डेवू सामने जब आया कोरिया में 30 ईयर्स लेटर, तो डेवू ने एग्जैक्टली ये किया कि डेवू का जो मालिक था उसने उसी फैक्ट्री से उतनी क्वांटिटी में किट्स खरीदी। ऊपर डेवू रेसर, आपने डेवू रेसर यहाँ अपनी सड़कों पे देखा हैं 2-3। उसकी अगर पुरानी वाली गाड़ियाँ आप देखेंगे ना, तो उसकी जो गियर शिफ्ट है इट्स ए जर्मन गियर शिफ्ट। जैसे अगर आपने फोक्सवैगन चलाई हो पुरानी, तो फोक्सवैगन की जो गियर शिफ्ट थी, या जर्मन जितनी गाड़ियां हैं उनकी गियर शिफ्ट जो थी ना, उसमें रिवर्स एच की तरह नीचे नहीं लगता था, उसमें ऐसे करके ऊपर को लगता था। उसमें अभी भी आपको नजर आएगा वो। अच्छा, तो मिस्टर डेवू, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने वो लाई, ही स्टार्टेड सेलिंग कार्स इन द वर्ल्ड मार्केट। और उसके बाद पीछे उन्होंने इंटीग्रेशन की, उसका शीट मेटल बनाया, उसका ये कर वो कर, करते करते ही हैड ए कैश फ्लो गोइंग, ही वाज विद एवरी सेल ही वाज बिल्डिंग हिज ब्रांड, एंड दैट्स हाउ डेवू बिकेम डेवू। एंड दे गेव कंपटीशन बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स जिस वक्त 1997 वाला मार्केट क्रैश हुआ था। सो
और डेवू को इसीलिए फिर अमेरिकनों ने, जनरल मोटर्स अमेरिका ने तोड़वाया फिर। दैट इज़ अनदर स्टोरी। क्या वो कहते हैं ना, डेवू ने फ्रॉड किया था, ये किया था। दे वर एक्चुअली फ्रेम्ड इनटू समथिंग जिसके साथ में कंपनी को तबाह करना था, ताकि दे ब्रॉट कंपटीशन बैक टू जनरल मोटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इतने कंपेटिटिव हो गए। लेकिन दे स्टार्टेड विद ए ब्रांड। आप किसी ब्रांड के बगैर कहते हैं जी हम कंपेटिटिव नहीं है। अब ये रोड लिखा हुआ है ना आपके यहाँ पे, है रोड इज अ ब्रांड, इट्स अ ब्रांड। बेशक हम इससे अच्छा माइक बना रहे हो, लेकिन उसकी ब्रांडिंग You उस see, तरह से तो वर्ल्ड ये रिकॉग्नाइज बात नहीं है है। कि जिस वक्त बाबू कर रहा है ना, मैनेज कर रहा है आपको, बाबू को तो ब्रांड का नहीं पता, उसने मंडी में मार नहीं खाई हुई। बिल्कुल। तो ब्रांड पहले आता है, ये बाद में आता है। और सेम थिंग, जो रेंटियर बिजनेसमैन था ना, उसने देखा यार इधर से पैसा किधर से बनना है, उसने भी कमीशन एजेंट वाली हरकत की है कि उसने ये 2-3 जो लोग कंपनियां आई हैं सामने, वी आर सेल्फ स्ट्रगलिंग विद जैपनीज ब्रांड नेम्स। हमने अपना ब्रांड नहीं बनाया है जी। जब आप अपना ब्रांड नहीं बनाते तो आप तो एक छोटा मोटा पेज भी आगे पीछे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कीप शिफ्टिंग एंड प्लेइंग विद द मार्केट और चीज़ें विद डिज़ाइंस थिंग्स, है जी। तो ये फंसे रहेंगे इसके अंदर। सो दैट इज़ माई टेक ऑन दीज थिंग्स। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, तो अभी रिसेंटली मैंने गौर किया है कि कुछ साल से, उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेटली टोयोटा, होंडा, सुजुकी, दे वर लाइक सॉर्ट ऑफ डोमिनेटिंग द मार्केट। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ सालों से नई कंपनीज दे हैव एंटर्ड द मार्केट। एमजी आ गई है, प्रोटॉन, ऑल ऑफ देम। अनफॉर्चुनेटली ऑल विद देयर ओन ब्रांड्स। सिवाय एक कंपनी, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने अपना ब्रांड यहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड आई वुड से दे आर हीरोज़, क्योंकि दे स्टार्टेड विद ए पाकिस्तानी नेम। मुझे इस वजह थोड़ा मेमोरी ओवरफ्लो हो रही है। तो लेकिन ना, नोबडी इज थिंकिंग अलोंग दोज लाइन्स। ऐसी सोच के साथ अगर कहें कि यू आर गोइंग टू बिकम ए वर्ल्ड प्लेयर, ऐसे नहीं बन सकते आप। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी, टैलेंट इनटू बिल्डिंग योर ब्रांड अलॉन्ग साइड बिल्डिंग योर प्रोडक्ट। तो फिर तभी फिर आप निकलते हैं इसके अंदर। Do you think, अगर फॉर एग्जांपल देयर इज लाइक एनी बिजनेसमैन दैट्स लिसनिंग राइट नाउ, ठीक है, वो कहता है यार मैंने एक पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड गाड़ी का ब्रांड बनाना है, तो व्हाट डू यू थिंक आर द की कंपोनेंट्स एंड स्टेप्स ही नीड्स टू टेक, एंड व्हाट डज द गवर्नमेंट नीड टू डू टू सपोर्ट या प्रोटेक्ट या व्हाटएवर द केस मे बी टू असिस्ट दैट बिजनेसमैन? मैं तो कहूँगा उसको कि भाई आप गाड़ी बनाओ ही ना। क्यों? है जी। गाड़ी जो है ना, गाड़ी इज़ ए वेरी मैच्योर मार्केट, और उसके अंदर जो खेलना है ना, वो दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। जिन लोगों ने किया है ना, मतलब हबीब से या शिराजी से, दे हैड द मसल बट दे मिस द बस बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग देयर ओन लोगो, है जी, और नॉट गेटिंग डीप इनटू द थिंग। लेकिन आज की मार्केट में देखें, जो सब असेंबलीज है ना, देर जैसी आपकी पॉकेट है, आप उसकी एक सब असेंबली, ये है ना आपका माइक है, नो दिस इज ए सब असेंबली, है जी, ये अलहदा एक सब असेंबली है जिसका स्टैंड है। समझ गया, कंपोनेंट्स उसके डिफरेंट। आप ये जो है ना, दिस इज एन असेंबली, मतलब कंपोनेंट तो इसका ये वाला एक कंपोनेंट है, बट ऑल दिस इज वन असेंबली एंड दिस माइक इज अ सेपरेट टाइप ऑफ असेंबली। ये जो सब असेंबलीज होती है ना, पैसा इनके अंदर है, जिसको कि वंस अगेन हमारे लोग समझते नहीं। उनके पास एक रोमांस है कि जी अपने पाकिस्तानी गाड़ी बनानी है। प्रोफेसर भी उठता है, वो भी कहता है, जो एयर कमांडो रिटायर होता है वो भी यही मुझे कहता है जी हमने ये बनानी है। यार तुम उसका इंजन बना लो ना। अगर आप एक इंजन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल ईवी की क्रेज़ है, अब अगर ईवी को आप अगर ब्रेक डाउन करें, लेट्स से मोटरसाइकिल इज मोर इजी टू एक्सप्लेन, कि अब एक उसकी मोटर है, मोटर की 2-3 टाइप की वेरिएंट्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज़ में। एक उसकी बैटरी है, एक उसकी बैटरी मैनेजमेंट है। द रेस्ट ऑफ द मोटर बाइक तो बाज़ार में बन रहा है, जिसी वो आपको मिल जाना है, रेम शेम जितना हार्डवेयर है ना वो मिल जाना है। अब इफ़ यू आर इन द बैटरी बिजनेस एंड यू specialize in the battery, if you specialize in the battery management, if you can make an electric motor which everybody wants to buy, right?
तो फिर आप इमेजिन करेंगे आपकी मार्केट किधर की किधर गई। और आपको एंड कंज्यूमर के साथ जो नाटक करना पड़ता है ना, नाटक समझे कि इट्स ए ड्रामा ना, आपको मतलब एडवर्टाइजिंग पे पैसे लगाने पड़ते हैं, आपको शोज़ करने पड़ते हैं, आपको वो क्या होता है आजकल इसमें इन्फ्लुएंसर्स हायर करने पड़ते हैं, सो मैनी थिंग्स। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्योंकि यू आर नॉट इन ए B2C सिचुएशन, यू आर इन टू ए B2B सिचुएशन। वो जो आपकी B2B सिचुएशन है, जिसको चाहिए वो खुद आपके पास आएगा। वो अगर आप उसकी मजबूरी बन जाएंगे, अगर आप कहेंगे भाई ये चीज़ करनी है, सो एक्चुअली लोगों के पास गाइडेंस नहीं है। मैं आई गाइड कंपनीज ऑन दीज थिंग्स, है जी। मैंने एक छोटा सा इदारा भी बनाया है इसी पे, पीपल कैन कम टू इट फॉर एडवाइस। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारी, जैसे आप एकेडेमिया कहते हैं ना, एकेडेमिया इज़ सो फार रिमूव फ्रॉम द इकोसिस्टम अराउंड देम कि वो दे आर नॉट रेलिवेंट टू व्हाट्स हैपनिंग। एक्चुअली दे शुड हैव बीन द पीपल डूइंग दिस। लेकिन और मैंने देखा कि जो मेरी ये जो टेन्योर गुजरा है बीच में EDB में, और बाद में 10 साल के लिए मैं डच गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था एज ए इंजीनियरिंग सेक्टर एक्सपर्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। तो वो ये सारे काम जो है ना, ये मैंने फिर इसलिए छोटा सा एक अपना इदारा बना दिया PMX मार्केटिंग के नाम से। वो इससे सिर्फ इसलिए था पीपल कैन कम टू इट इफ दे कम विद ए बिजनेस प्लान और विद एन आइडिया, तो अब वी कैन हेल्प हिम टू जेल दैट आइडिया एंड सीइंग कि ये किधर है, और उसकी जो मार्केट रिसर्च है, वर्ल्ड मार्केट क्या है। इसके टूल्स तो हैं, मौजूद हैं, लेकिन हम लोग वो टूल्स यूज़ नहीं करते। वी कैन फाइंड आउट फॉर एनीथिंग। आप इसका कस्टम टैरिफ नंबर लिखें या इसका नाम लिखें, यू कैन फाइंड आउट कि इस किस्म के माइक की वर्ल्ड मार्केट क्या है। ये सी फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग। बड़े आराम से अब तो गूगल पे आप ट्रेंड्स से चेक कर सकते वो हैं कि किसकी हाँ, कितनी वो तो एमेचर काम है ना। यू कैन डू सम प्रोफेशनल वर्क एट ए वेरी लो कॉस्ट, है जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अच्छा, और नॉर्मली हमने 70 साल ज़ाया कर दिए हैं इन टू बीइंग एन इंटरनल सॉर्ट ऑफ मार्केट, नॉट लुकिंग एक्सटर्नली, है जी। तो जो भी कंपनी इस वक्त आप देखें, पाकिस्तान का रुपया गिरा हुआ है इस वक्त, बुरी तरह से गिरा हुआ है। देयर इज़ नो बेटर टाइम लाइक दिस वन टू एक्सपोर्ट। ये आपके पास स्टेबल है, या कोई चीज़, आप किसी चीज़ का नाम ले लें, है जी। जब आप इसको रुपए में बनाएंगे और डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो डॉलर वाले के तो बड़ा सस्ता खरीदना है इसको। यू सी, दिस इज़ ए गोल्डन टाइम टू एक्सपोर्ट। जब जापान बन रहा था, तो जापानी येन 1 रुपए के पता नहीं कितने आते थे। जापान वॉज सो चीप टू बाई फ्रॉम। अच्छा, उसके बाद ये चाइना ऐसे हुआ, ताइवान ऐसे हुआ। मैं 97 मुझे याद है कि मैं ताइवान में किसी काम के साथ था, तो वो किसी को पूछा क्या हाल है, वो यार हालात बड़े ख़राब है। मैं क्या हुआ, उन्होंने कहा जी हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर गई है जी। अच्छा, करेंसी अप्रिशिएट कर गई तो दे कांट एक्सपोर्ट टू द, अगले बंदे को महंगा पड़ता है, महंगा पड़ रहा है। यू सी, अब हम तो इतनी गोल्डन कंडीशन में है, ये तो जो एक्सपोर्टर होगा तो उसके लिए तो इट्स ए गॉड सेंट। तो इसलिए जो माइंड सेट है ना, वी आर नॉट लुकिंग एट द वर्ल्ड लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इटसेल्फ। अच्छा सर, ये पिछले काफ़ी अरसे से, लेकिन स्पेशली विद इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सॉर्ट ऑफ फॉलन इनटू डिस्पेयर मे बी। उनको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, नाउमीदी सी होने लग गई है कि यार पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, इकॉनमी की बहुत बुरी हालत है, लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाइक जनरली आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट कि अच्छा यार मे बी अपनी फैमिली के तो हम हालात ठीक करें ना। तो फॉर समवन हु इज़ प्रॉब्ली कॉन्टेम्पलेटिंग दैट, what would you say and what do you think are some of the opportunities that they can avail here in Pakistan? And like generally I think आपसे भी लोग पूछते होंगे कि आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों नहीं गए। तो what's your opinion on that? देखें जी, जो लास्ट क्वेश्चन, मैं फर्स्ट कहता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ के क्यों नहीं गए। पाकिस्तान छोड़ के इसलिए नहीं गए कि पाकिस्तान ने मुझे तालीम दी, है जी। अच्छा, और मैं जो भी मैंने ज़िंदगी में किया है वो पाकिस्तान की दी हुई तालीम है। मैंने भी टाट स्कूल से ज़िंदगी स्टार्ट की थी, है जी। तो अपना जो भी तालीम का जो आदमी कोशिश करता है उसके मुताबिक है। इसको स्ट्रगल नहीं कहना चाहिए, इट्स रूटीन में एवरीबॉडी गोज थ्रू हिज ओन प्रोसेस। तो
अब मैं जब जिस वक्त मैं किसी काम के काबिल हुआ हूँ, है जी, तो फिर मैं कहूँगा यार दिस कंट्री इज़ नॉट फिट फॉर मी टू लिव इन। तो वो ये मैं कहीं कहीं और पैदा हुआ था, है जी, ये मेरा तो वतन यही है जी। और जिसका वतन नहीं है ना, अफगानी से किसी से पूछ के देखें जो यहाँ आया हुआ है एंड ही स्ट्रगलिंग। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुल्क दिया है, हम सुकून के साथ बैठे इसके अंदर बैठ रहे हैं और नाशुक्री से अल्लाह ताला हमें बचाए। तो पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी। अच्छा, और कोई मैं ना तो अमीर आदमी का बेटा हूँ, ना कुछ मुझे आउट ऑफ लाइन कोई ऐसे पैसे मिले हैं जो कि समझे कि मेरे जायज़ नहीं थे। मैंने यहीं काम किया, यहीं मेहनत की है और यहीं किया है, और जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जर्मन्स खुश हैं मुझसे ख़रीदने में। तो लेकिन जब मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान के बनने में कर रहा हूँ। हज़ार लोग मेरी फैक्ट्री में आए हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, काम किया है, फिर वो सरकारी इदारों में उनको नौकरियां मिली हैं, मुख्तलिफ जगह पे गए हैं, या स्टूडेंट्स आते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, देयर आर मैनी थिंग्स जिसके अगर मैं जाके अगर मैं अमेरिका चला जाऊँ तो मेरा दाल दलिया तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो पीछे जो यहाँ पे ये इतना जो बाकी का मैं काम कर रहा हूँ मेरे यहाँ रहने की वजह से, ये तो पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो जाना था, है जी। तो अल्लाह ने मुझे भी यहाँ पे मेरा जो था ना दाल दलिया जिसे कहते हैं वो भी ठीक कर दिया है और ये भी हुआ। तो ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, बेशुमार लोग हैं। असल में दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में, एक वो हैं जो कि शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं। यकदम एक बंदा निकला है और देखता है इधर उधर कि किसी तरीके से फिल्में उसने वो देखी होती हैं कि एक दिन बंदा मजदूर होता है तो दूसरे दिन वो सेठ बना हुआ बैठा ऊँट, हाँ जी, तो आगे पीछे नौकर चाकर फिरे, वो फिल्मों में होता है। वो कहते हैं कि इजी सक्सेस कम्स ओनली इन द मूवीज़। असली ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको मेहनत करके वहाँ जाना पड़ता है, हर स्टेप के ऊपर ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप बैठे बिठाए एकदम ना इधर से उधर चले जाएं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नौजवान है ना उसको वो जो उस किस्म की जो मेंटेलिटी है ना वो पड़ गई है। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों ने पैसा बना लिया रियल एस्टेट में। अब्बा जी ने प्लॉट लेके रख दिया, तो जब तक अब्बा जी फौत हुए तो प्लॉट जो था ना वो 100 गुना कीमत का या 50 गुना कीमत का बन चुका था। अब जैकपॉट निकल आया बेटे का। या अब्बा जी चले गए हैं दुबई, उधर से पैसे भेज रहे हैं पीछे, बेटे को काम करने की क्या ज़रूरत है। अब ये बेटा सोचता है कि यकदम कुछ होगा तो मैं भी आई विल बी अ बिग बॉस समवेयर। ऐसे तो बिग बॉस नहीं आप बन सकते। इसी बात यह कि जो शॉर्टकट है ना, फिर कहना कि ये पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा होगा, मैं तो स्पेन जा रहा हूँ। अभी मैं पिछले दिनों स्पेन था तो वहाँ पे इतने मिलियन वो ओलिव ट्रीज़ हैं, वो कह रहे थे जी हमें पाकिस्तान से लेबर चाहिए, है जी। तो यार लेबर तुम इधर ही अपने इधर भी कर सकते हो काम। और ये ब्लू एरिया में आपके पास अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं, सारे पाकिस्तान में एग्जांपल्स हैं लोगों की जो कि पाकिस्तान में ही रहे हैं, पाकिस्तान में फॉर्चून बनाया और हक हलाल के तरीके से काम किया है। ये सेवर आपके पास बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। ऐसे बेशुमार और लोग हैं, है जी। तो वो नेपोलियन हिल की एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें शुरू में ना एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है एकर्स ऑफ डायमंड्स, कि किस तरीके से अमेरिका में एक बंदा बंजर ज़मीन थी उसके पास, तो कुछ वहाँ पे उगता मुगता काम ही था। तो किसी ने कहा कि यार वो आगे आगे चले जाओ, उधर ना ज़मीन फर्टाइल है और सस्ती बहुत है, तुम जितने में ये बेचोगे ना उधर इससे 10 गुना बड़ी आपको पीस मिल जाएगा। तो उसने ये ज़मीन बेची और उधर चला गया आगे। उसकी तो स्टोरी आगे पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जिस बंदे ने ये ज़मीन ख़रीदी थी, ये अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहाँ कोई चश्मा और कोई पॉन्ड था, उसमें पानी पिलाने गया। तो जब घोड़े ने उसमें मुंह डाला ना, तो जब वो पानी हिला तो उसमें कुछ चमकदार चीज़ निकली। इसने हाथ डाल के वो निकाला तो लुक लाइक प्रेशर स्टोन। तो वो बाज़ार गया, शहर जहाँ भी था उस शहर में जाके उधर किसी ज्वेलर को दिखाया कि ये, उसने कहा ये तुमने किधर से लिया, तो इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव डायमंड, ये जब कट जाएगा तो ये तो बड़ी। उस बंदे ने वहाँ खुदाई स्टार्ट की और वो जो जगह है
वो अमेरिका की सबसे बड़ी डायमंड माइन थी। इस बंदे के पाँव के नीचे डायमंड्स थे और वो अपना फॉर्चून तलाश करने के लिए इसको छोड़ के कहीं और चला गया। ये जो पाकिस्तानी इधर से करके जा रहे हैं ना, इनके हालात ये। Sir, at the end, if you have any message for overall Pakistanis and especially the youth, what would you say? भाई बात ये है कि नंबर वन जो है ना कि आपके हाथ में एक स्किल होनी चाहिए। आप खुदा के लिए ये जो है ना डिग्री को लहराने वाला काम है, मैं जी डिग्री होल्डर हूँ। ये जो होल्डर होते हैं ना, होल्डर ये जो बल्ब वाला होता है इसको भी होल्डर कहते हैं। तो इसके अंदर बल्ब फ्यूज़ भी हो सकता है और उसमें लाइट भी हो सकती है। तो आप अगर कहते हैं जी मैं होल्डर हूँ और मेरे पास डिग्री है, तो आपकी डिग्री में से लाइट अगर नहीं निकल रही ना कोई, तो समझें कि फजूल है। लाइट कैसे निकलती है? आपने जो भी पढ़ा है ना, आर यू एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ए सेलेबल प्रोडक्ट? प्रोडक्ट जो है इट मे बी ए स्किल, इट मे बी ए प्रोडक्ट, इट मे बी एनीथिंग। लेकिन जब तक आपके पास मार्केटेबल स्किल्स नहीं है जी, आप बेशक वेटर बनना चाहते हैं उसका डिप्लोमा कर लें, है जी, आप कोई फार्मर बनना चाहते हैं, कोई चीज़ सीख के मंडी में लेके जाएं आप, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम वो है कि जहाँ बगैर सीखे के मैं कहता हूँ जी कि मैंने डिप्टी कमिश्नर लगना है जी। सो दैट इज़ स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर ना बंदे को देखना चाहिए कि क्या करना है। उस करने के लिए मार्केट के साथ जो कनेक्शन है, कुछ छोटी मोटी चीज़ को बेच के देखें बाज़ार में, अच्छा, और उसको हलाल के तरीके से। एक बड़ी बहुत प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि हम अपने दीन को कनेक्ट नहीं कर रहे हलाल आमदनी के साथ। जब आमदनी में हराम आ जाता है तो अल्लाह ताला की बरकत सारी उठ जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी काम किया जाए वो प्रोफेशनली किया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए और हलाल के तरीके से किया जाए। अगर हराम आमदनी से बचा जाए, सबसे पहली जो है ना वो ये है, और स्किल्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है काफ़ी पुरानी, कि एक अच्छा पेंटर या अच्छा एक कारपेंटर जो है ना, उसके अगर आप मार्केट वैल्यू लगाएं ना या उसकी अर्निंग लगाएं और सेक्शन अफसर की हलाल तनख्वाह लगाएं, बराबर है। सिर्फ ये कि हमारी जो अंग्रेज़ की लेगेसी है ना, हमने सेक्शन अफसर को बहुत ऊंचा बनाया हुआ, फर्स्ट क्लास गजेटेड अफसर है और ये क्योंकि छाबड़ी लगा रहा है या कुछ कर रहा है तो इसका स्टेटस नहीं है। फॉरगेट अबाउट दिस स्टेटस, क्योंकि बाकी दुनिया में ये स्टेटस बहुत अरसा पहले ख़त्म है, इधर भी हो जाएगा। तो इसलिए स्किल्स की वैल्यू है। आप अच्छे पेंटर बन जाएं, आप अच्छे कारपेंटर बन जाएं, ये जो बेसिक स्किल्स हैं। फिर आईटी की स्किल्स हैं और चीज़ें हैं। अल्लाह ने दुनिया खोल दी है कि आप आईटी में निकल जाएं तो मतलब कि कहीं के कहीं निकल सकते हैं। लेकिन किसी एक कोर्स स्किल जिसमें भी आपका दिल चलता है ना, ये ना करें कि फलाने ने ये किया मैंने भी ये करना है। अपना देखें कि मुझे किस चीज़ में शौक़ है। जो मैंने बाकी भी आपने कुछ स्टोरी अपनी सुनाई है, मेरे ऊपर अल्लाह का फजल ये था कि मैंने वो काम किया जिसमें मेरा दिमाग चलता था, है। तो यही मेरी मैसेज है नौजवानों के लिए कि जिस चीज़ में आपका वाकई दिल लगता है ना, उसको देखें, उसी की अगली स्किल तलाश करें, उसी के अंदर मौका करें, अल्लाह करेगा कि यू विल फ्लावर। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, इट वाज एन ऑनर एंड इंशाल्लाह आपका दोबारा यहाँ पे हम चक्कर लगवाएंगे। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।